चलिए अब हम लोग हैं क्लास 10 में। क्लास 10 का क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरा का नाम क्या है? अम्ल, भस्म और लवण। इसके पहले बहुत सारा वीडियो बन चुका है हम लोगों का, आप लोगों का बहुत सारा क्लास हो चुका है ना। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर समाप्त हो जाए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे धोने वाला सोडा का गुण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? धोने वाला सोडा का गुण। आप देख सकते हैं सब पहले पढ़ाया हुआ है ना। हम लोगों ने खाने वाला सोडा पढ़ा, धोने वाला सोडा पढ़ रहा था अभी हम लोग, और इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? उसके गुण के बारे में। हम बताए थे कि इसका भी जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है? तो देखिए Na जो है ये प्रबल भस्म है, और कार्बोनेट जो है दुर्बल अम्ल है। प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल आपस में टकराएंगे तो वो प्रबल वाला गुण ज्यादा देंगे, समझे कि नहीं? इसलिए ये भास्मिक है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। और इसको अगर उदासीन करना होगा तो हमको अम्ल से अभिक्रिया करानी होगी। तो अम्ल से अभिक्रिया करा दिया इसका, तो ये लवण बना दिया, और ये तो बनाएगा ही बनाएगा। ऐसे ही पढ़ाए थे कि आपको कोई भी धातु, समझे कि नहीं, अगर कार्बोनेट से या बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वह लवण के साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? तो ये 3 गुण हो गया था। अब आइए चौथा गुण में। अब हम लोग कैवा गुण पढ़ लेंगे? चौथा गुण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनका भी छूटा हुआ होगा 1, 2, 3 से 4 बार तक कम से कम इस वीडियो को आप देखेंगे जरूर। कोई भी वीडियो है उसको 3 बार 4 बार तो देखना है। उसको देखने के बाद आपके दिमाग में उसको अंट जाना चाहिए। 3-4 बार आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा। पढ़ा दिए, आपको सुविधा भी है देखने का, तो आप एकदम एक ही वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार मैंने चैप्टर को देखते जाइए। पूरा देखिए, एक बार में नहीं होगा, 3 से 4 बार देखिए। अभी लगेगा कि समझ में सब आ रहा है, लेकिन सब भूले हुए होंगे आप लोग, समझे कि नहीं? इसलिए उसको देखना जरूरी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि धोने वाला अगर सोडा उठाते हैं, धोने वाला सोडा 10 H2O के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, Na2CO3। तो इसको अगर हम लोग धोने वाला सोडा को अगर तीव्रता से गर्म करेंगे, क्या चीज से? तीव्रता से गर्म करने पर। कैसे गर्म करने पर? तीव्रता से गर्म करने पर। थोड़ा बहुत नहीं, जल्दी तीव्रता से गर्म करने पर, है ना। तो यह क्या दे देता है? अनाद्र। अनाद्र का मतलब जिसमें नमी न हो, जिसमें नमी न हो, अनाद्र उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाद्र, है ना। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर इसको गर्म कर दीजिएगा तो जलवा हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? सीधी सी बात है कि इसमें जल का अणु जुड़ा हुआ है। अब अगर इसको पूरा बढ़िया से गर्म कर दीजिए तो गर्म करने पर ही पानी समाप्त हो जाएगा। पानी अगर हट गया किसी चीज से तो वो अनाद्र हो गया। अगर किसी चीज से पानी को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अनाद्र हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसको तीव्रता से गर्म करने पर क्या बना देता है? अनाद्र। अनाद्र कितना चीज बनाएगा? Na2CO3। Na2CO3 प्राप्त होता है। समझ में आ गया बात? प्राप्त होता है। तो इसको गर्म कर दीजिए। Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको क्या कर दीजिए? तीव्रता के साथ, है ना। इसको जैसे ही गर्म कर दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा Na2CO3। आई जो जल का अणु है खत्म हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे? अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाएगा। समझ में आ गई बात है? इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देख लीजिए, इसमें एक और गुण है। क्या गुण है? तो इसमें उत्फूलन का गुण पाया जाता है। क्या चीज का गुण पाया जाता है? उत्फूलन का। अब उत्फूलन पते नहीं है कि क्या है। इसमें उत्फूलन का गुण पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि उत्फूलन क्या होता है कि नहीं? तो उत्फूलन यही चीज को कहते हैं कि जैसे देखिए, आपने धोने वाला सोडा लिया,
तो धोने वाले सोडा को हवा में खुला छोड़ दीजिए, हवा में क्या कर दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। तो इसके जो साथ में रवाकरण के जो जल है साथ में है कि नहीं है, ये जल को त्याग देगा, जल को क्या कर देगा, त्याग देगा, और इसका करीब करीब जल त्याग देगा। थोड़ा बहुत जल बचेगा तो उसको 10H2O न लिख करके सिर्फ H2O लिखेंगे, यानी कि अधिकांशतः जल क्या हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अगर सब के सब हट गया, एक ही वो जल का अणु बनेगा तो उसको मोनोहाइड्रेट नहीं कहेंगे, तो मोनोहाइड्रेट उसको बोलते हैं। इसी को उत्फूलन कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, उत्फूलन। यानी कि उत्फूलन की कोई परिभाषा पूछे या किसको कहेंगे तो बताना है आपको कि जब धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा है तो Na2CO3 इंटू 10H2O बोलिएगा, समझ में आ गई बात है, इतना बोलना है। वो हवा में खुला छोड़ देते हैं, वो हवा में खुला छोड़ देते हैं, छोड़ दिए खुला, तो यह रवाकरण के जल को रवाकरण के जल को है ना, रवाकरण के जल कितना है, 10H2O, इस जल को त्याग देता है, क्या करता है, त्याग देता है, और त्याग कर क्या बना देता है, देखिए Na2CO3 इंटू H2O बना देता है। जो 10 गो जल का अणु था, अब 10 गो नहीं है बल्कि एक ही गो जल का अणु है, समझे कि नहीं। इसको क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, एगो है तब मोनोहाइड्रेट, समझ में आ गई बात है। ये सब सूत्र अपने से बनाना शुरू कर दीजिए, अपने से लिखना शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बोलेंगे, मोनोहाइड्रेट बोलेंगे, समझ में आ गया बात है। मोनोहाइड्रेट बनाता है, बनाता है, इसे ही क्या कहते हैं, तो इसे ही उत्फूलन कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, उत्फूलन कहते हैं। क्लियर हो गया, इसे ही क्या कहते हैं, उत्फूलन कहा जाता है, समझ में आ गया बात। तो ये अभी 5 गो गुण पढ़ाए हैं, छठा गुण देख लीजिए। छठा गुण क्या है, इसका जो छठा गुण है कि अगर धोने वाला सोडा में, धोने वाला सोडा में अगर हम पानी के साथ साथ, समझे कि नहीं, क्या मिला दे, पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दे, क्या मिला दे, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दे, तो खाने वाला सोडा बन जाएगा। अब समझ में आ गई बात है, कैसे, देखिए आपने लिया Na2CO3 ले लिए कि नहीं, इसके बाद इसमें क्या ले लीजिएगा, जल, और इसमें क्या मिला दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिए। अब क्या बना लेगा, ये बना लेगा NaHCO3, यानी कि क्या हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, खाने वाला सोडा। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया समझ में। यानी कि धोने वाला सोडा में जल सहित सोडा में, धोने वाला सोडा है ना, तो ऐसे लिखे सोडियम कार्बोनेट है ना, उसमें जल मिला दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिए, तो क्या बना देगा, खाने वाला सोडा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कहीं से कोई दिक्कत है। अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं, अब इसका क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग। इसका कहां कहां उपयोग होता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो इसका बार बार हम बोल रहे हैं, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, यानी कपड़ा धोने में सबसे पहले क्या बोल देंगे, कपड़ा हो या और कुछ चीज होना हो तो कपड़ा इसी धोने में पहला इसका उपयोग हो गया कि नहीं हो गया। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल बात को समझिए। प्रयोगशाला में उस खाने वाला सोडा का भी अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए थे, इसका भी उपयोग करेंगे अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करेंगे। अब देख लीजिए आगे तीसरा इसका उपयोग क्या है, तो तीसरा उपयोग है आपको कांच बनाना हो, कागज बनाना हो,
या साबुन बनाना हो। चौथा चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, तो उसमें साबुन और अपमार्जक बनाने की विधि पढ़ाएंगे बढ़िया से, समझे कि नहीं? पढ़ना है आप लोगों को, क्लियर हो गए? तो आपको याद रखिएगा, कांच, कागज व क्या बनाने में? साबुन बनाने में। क्या बनाने में? साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। और कहां इसका उपयोग होते हैं? जल का, जैसे देखिए आप लोगों के यहाँ जो जल होता है जिसमें खारापन जल होता है, तो अगर उस खारे जल को मतलब दूर करना है, खारे जल के खारापन को दूर करना है, तो इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि जल का अस्थाई खारापन दूर करने में, है ना, उसको दूर कर देता है। खारा फिर जल नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज देखिए, अभी जो हम लोग पढ़े थे Na2CO3 अनाद्र, इसको बोले थे सोडियम कार्बोनेट या अनाद्र होने वाला सोडा, या इसको आप बोल सकते हैं कि, है ना, अनाद्र ही इसको हम लोग बोले हैं। तो अनाद्र Na2 जो CO3 है, अगर ये क्या रहे? अनाद्र रहे। अनाद्र का मतलब कि इसके साथ जल का अणु न रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं इसको? सोडा ऐश। क्वेश्चन आता है कि सोडा ऐश किसे कहा जाता है? सोडा ऐश कहा जाता है। तो ये बात को याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? सोडा ऐश किसको कहा जाता है? अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये अगर आप लोग पढ़ लिए तो आप लोगों ने दो चीजों के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर लिया। एक सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि, धोने वाला सोडा, और एक खाने वाला सोडा। आपको अभी पढ़ना है, देखिए इसमें दो तीन चीज पढ़ना है। एक अभी पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप लोग कहते हैं बिरंजक चूर्ण। ये आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद अभी पढ़ना है जिप्सम के बारे में थोड़ा सा, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में समझ लेना है। और उसके बाद जल के आधार पर लवण को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि हम लोग पढ़ लेंगे जल योजित लवण के बारे में, समझे कि नहीं? जल योजित लवण और आर्द्र लवण, और इसी में एक आता है प्रस्वेद लवण। क्या आता है? प्रस्वेद लवण। इतना सारा चीज को अभी हमको पढ़ना है। तो आइए अभी हम लोग देखेंगे बिरंजक चूर्ण। अब क्वेश्चन ये सब आते हैं, भी आई है, समझे कि नहीं? ये सबका आएगा गुण, तो बनाने का नियम प्रयोगशाला में, तो औद्योगिक स्तर पर, है कि नहीं? उपयोग, ये सब खूब पूछता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या पढ़ेंगे? विरंजक चूर्ण। आप लोग सूत्र भी बोलते रहिएगा मेरे साथ। इसका दूसरा नाम ही इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण बोले या ब्लीचिंग पाउडर, किसी के भी नाम से दे तो आपको अकबकाना नहीं है। तो विरंजक चूर्ण बोलिए या ब्लीचिंग पाउडर बोलिए। अब इसी का बनाने की विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है। सबसे पहले से क्या या नाम रखना है? रासायनिक सूत्र। तो इसका जो बाबू रासायनिक सूत्र है, वो आप जैसे भी हो इसको रट लीजिए या याद कर लीजिए, समझे कि नहीं? रासायनिक सूत्र इसका जो होता है, इसको दो तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप कह सकते हैं CaOCl इंटू Cl, या ऐसे नहीं बोलना है तो CaOCl का होल टू। आ गया समझ में? CaOCl2 या Ca पोस्ट में OCl इंटू Cl, दोनों एक ही चीज है। अब OCl का हम पढ़ाए होंगे जब आपको क्या बोलते हैं, आपको हम जब संयोजकता पढ़ाए होंगे तो हमने -1 में OCl को लिखवाया है, जिसको हाइपोक्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्लोराइड। तो यह हाइपोक्लोराइड जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? कैल्शियम के साथ। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया?
रासायनिक नाम इसका होगा, ये तो जैसे बाजारू नाम है, आप जाइएगा कहीं दुकान पर, बोलिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर दे दीजिए, तो यही चीज उठा के आपको दे देगा, है ना। विरंजक चूर्ण कहिएगा दे देगा, लेकिन वहां पे जाके मांगिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो दुकानदार अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तब तो दे देगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो बोला कि हमको नहीं बुझा रहा, हम कुछ नहीं देंगे, तो वही ब्लीचिंग पाउडरवा दे दीजिए, तो फटाक से दे देगा। समझ में आ गई बात है? तो इसलिए ये सब नाम सब याद होना चाहिए। तो अब इसका पढ़ लेंगे रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? तो सी से होता है कैल्शियम, क्या होता है? कैल्शियम, और OCl पढ़ाए हैं हाइपोक्लोराइड, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम का +1 और OCl का भी -1, तो CaOC नहीं, कैल्शियम का 2 ना, कैल्शियम का +2, इसका OCl का 1, तो CaOCl का होल 2। आ गया समझ में? आ गया यहाँ पर। अब इसका विधि समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? विधि कैसे बनेगा, है कि नहीं? एगो भी बहुत अच्छा गाना आया है, कैसे बनी रामा कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। ये बहुत अच्छा गाना, भोजपुरी गाना को लाया है किसमें? तो हिंदी सिनेमा में, समझे कि नहीं? उसमें अजय देवगन भी है, रवि किशन भी है, सब जितना जो है ना, बहुत सारा हीरो के बीच नया फिल्म है, और उसी में गाना गाया है अपने बिहार का ही कलाकार है कि नहीं? नीलकमल उसका नाम है कि नहीं? और उसी के द्वारा गाना गाया गया है, कैसे बनी रामा कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। आ गया समझ में? तो कैसे बनी हो, कैसे बनी, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण कैसे बनी, उसका विधि जानिए। समझ में आ गई बात है? तो इसका विधि है, आपको लेना है शुष्क बुझा हुआ चूना। अब इस साला चूना जो आ गया, इसमें बुझा हुआ न बुझा हुआ ये कौची है कि नहीं? ये है क्या चीज, तब इसको समझिए। तो देखिए, अब पहले, अब यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं शुष्क बुझे हुए चूने, अब बच्चा को बुझाइए न रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चना क्या है, चना नहीं चूना, है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना। अब देखिए चूने, पहले गाना आया था चूना, ये चूना क्या है, चूना चूना क्या है कि नहीं है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना। तो देखिए, एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझेगा कैसे? जब पानी मिला दीजिएगा तब बुझा दीजिएगा। हम लोग कहते हैं ना कि आग को बुझा दो, तो आप क्या करते हैं? उस पर भर के पानी डाल देते हैं। तो अब कहते हैं बुझा हुआ चूना, तो चूना में क्या डाल देंगे? पानी। तो पानी जब डाल देंगे तो हो गया बुझ गया, तो उसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को हम लोग खैनी के साथ रगड़ करके जो चूना खाते हो, बुझा हुआ चूना रहता है कि नहीं? खैनिया खाते हैं ना, हाँ, ऐसे ऐसे करके ठोकते हैं ताल, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हो गया खैनी, है कि नहीं? रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर खैनी का देख कमाल। बहुत सारे लोग इसको बुद्धिवर्धक चूर्ण भी कहते हैं, हालांकि ये बुद्धिवर्धक वगैरह सब नहीं है। बुद्धिवर्धक का मतलब कि खैनिया खेला के बाद हमारा बुद्धिया काम करेगा, समझे कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं? इसको खाने की जरूरत नहीं है। अब खैनी खाने वाला आदमी भिखमंगा होता है कि किसी से भी मांग लेगा, किसी से भी मांग लेगा, समझे कि नहीं? तो ये पहला गुण है खैनी का, क्या चीज? कि यह आपको भिखमंगा बना देगा। समझ में आ रही है बात ना? इसके अलावा क्या है? दांत को गिफ्ट में पीला कर देगा, सोना का बना देगा। धीरे धीरे आपको कुछ दिनों के बाद दांत को नया लगाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ा देगा, है कि नहीं? अगल बगल का आदमी आपके पास नहीं बैठेगा। ये सब इसका गुण है। तो अगर अच्छा गुण है तो आप इसको खाइए, खराब गुण है तो मत खाइए, समझे कि नहीं? तो शुष्क बुझा। तो अब यहाँ पे एक दो बात आपको देखिए, हमको अगर चाहते तो हम एक लाइन में लिख करके पार हो जाते, हमको क्या इतना समझाने की जरूरत है? और ढेरे टीचर ऐसे ही करता है, पार कर देता है। लेकिन हमको बताना है, क्योंकि भैया हमको अकबकाहट नहीं है, आप हर एक चीज को समझिए ध्यान से, समझे कि नहीं? जैसे चूना है,
तो चूना दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह। एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। कैसा चूना है भैया? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। एगो है क्या चीज? बुझा हुआ चूना। अभी तो बता दिए कि बुझने का मतलब, जैसे हमने कहा कि आग बुझा दीजिए तो पानी डाल दीजिएगा। तो जब पानी डाल दीजिएगा मेरे भाई, तो पानी डाल दीजिएगा तो H2O, तो OH का होल 2 लिख देते हैं, CaOH का होल 2। हो गया समझ में? समझ में आ गया बात? आज जो बुझा हुआ नहीं है, जो मैंने उसमें पानी नहीं डाले हैं, वो है आपका CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। आ गया समझ में? तो हमको यहाँ क्या लेना है? शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या ले लेना है? बुझा हुआ चूना। ये नहीं कि उसमें में पानी टप टप चलते रहे, नहीं, पानी हल्का खत्म रह जाए, मैंने खाली चूने के अंदर में वैसा बुझा हुआ चूना लेना है। समझे कि नहीं? यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना, यानी कि क्या लीजिएगा? CaOH का होल 2 ले लेंगे। आगे आप समझ में? अब समझ में आया? तो कुछ करना ज्यादा नहीं है। इसको क्या कीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड समझ रहे, जो वायुमंडल का भी तापमान होगा, समझे कि नहीं? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ज्यादा भी नहीं करना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना है? गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करना है। किसको गर्म कीजिएगा? शुष्क बुझा हुआ चूना। उसके ऊपर, एक मिनट, गर्म करना है। उसके ऊपर जब गर्म कर लीजिएगा ना, तो उसके ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दीजिए। उसके ऊपर कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। नाम जान ही रहे हैं। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, है ना, क्लोरीन गैस क्या करने पर? प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, समझ में आया? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बोलिए या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या होता है? बनता है। बहुत हार्ड है। अरे शुष्क बुझा हुआ चूना ले लीजिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर लीजिए। जब गर्म कर दीजिएगा तो उसी पर क्लोरीन गैस को क्या कर दीजिए? प्रवाहित कर दीजिए। आगे समझ में? तब क्या बन जाएगा आपको? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका गुण क्या है देख लीजिए। CaOCl, बोलिए जोर से, आपको क्या इसका सूत्र है? Ca×Cl, या इसी को क्या बोलेंगे? CaOCl का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गुण। क्या पढ़ रहे हैं? गुण। समझ में आ गया बात है? अभी कैसा होगा? तो चूना कैसा होता है? सफेद। तो बोलेगा यह सफेद चूर्ण है। जब गर्म करके खत्म करिएगा पानी तो क्या हो जाएगा? चूर्ण ना बन जाएगा। तो क्या लिखेगा? यह सफेद चूर्ण होता है। यह सफेद चूर्ण होता है। आगे समझ में? यह क्या होता है? सफेद चूर्ण होता है। और इसका जब गंध देखिएगा तो क्लोरीन डाले हैं तो क्या उसमें से क्लोरीन जैसा ना गंध आएगा? क्लोरीन डालिएगा तो क्या उसमें एकदम शहद जैसा गंध आएगा? जो डालिएगा वही गंध आएगा। यह सफेद चूर्ण होता है। दूसरा गुण है, इसमें क्लोरीन जैसा गंध आता है। इसमें क्लोरीन जैसा गंध आता है। क्लोरीन है तो क्लोरीन जैसा गंध आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब देख लीजिए इसको आगे। और तीसरा इसका गुण समझिए। तो तीसरा गुण समझिएगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस पर हम डालें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका क्या प्रभाव पड़ता है? समझ में आ रही है बात? किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ेगा? समझे कि नहीं? तो देखिए, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं कि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। तो देखिए किस पर? तो CaOCl2 पर। तो CaOCl2 पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। समझ में आ गई बात है?
अब आप हमको बताइए, यहाँ पे है CO2, क्या है CO2, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसके साथ मिलेगा तो बना देगा CO3, क्या बना देगा CO3, इसको बोल सकते हैं कि CaCO3 बना देगा, यानी कि क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और क्लोरीनवा जो है से अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलग। तो आप जानते ही हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना चीजों का सूत्र है, खल्ली का सूत्र है चौक, खड़िया का सूत्र है ना, इसके बाद संगमरमर का सूत्र है, बोलिए किसका सूत्र है, संगमरमर का, चूना पत्थर का सूत्र है, सबका सूत्र है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का ही सूत्र है, समझ में आ गई बात है, तो ढेर बनी का सूत्र है। तो यही प्रभाव पड़ेगा कि जब इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो यह किस में बदल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, समझ में आ गई बात है। अब देखिए ध्यान से, चौथा गुण इसका देखिए, इस पर जो है जल का क्या प्रभाव होगा, जल बोले तो H2O का प्रभाव किस पर, ब्लीचिंग पाउडर पर, ब्लीचिंग पाउडर पर या विरंजक चूर्ण पर। तो आप जल डाल के देख लीजिए, तो CaOCl2 पर हम क्या डाल रहे हैं, जल, क्या डाल रहे हैं, जल, H2O डाल रहे हैं, तो देखिए क्या बना देता है, ये बना देगा आपको CaO के साथ भी दो आ जाएगा, यानी कि बना देगा CaOCl का होल 2, आ गया समझ में, CaOCl का होल 2, अब प्लस में आपको दे देगा CaCl2, प्लस में क्या दे देगा CaCl2, समझ में आ गई बात है। तो ये बनाएगा, अगर इस पर हम लोग अम्ल डाल दें, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अम्ल डाल के देख लीजिए, तो CaOCl2, CaOCl बोलता ही नहीं, सूत्र बोलो ना जी, CaOCl2, इस पर अम्ल ले लेते हैं HCl, हम क्या ले लिए HCl, तो आपको बना देगा CaCl2, CaCl2, और साथे साथे क्या दे देगा, तो H2O, क्या दे देगा H2O, अब क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा, आ गया समझ में। तो इसका अम्ल पर यही प्रभाव पड़ेगा कि यह कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, समझ में आ गया बात है। तो इसको एकदम याद रखना ही है। अब जरा सा इसका उपयोग कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए उपयोग, इसका कहां कहां उपयोग कर सकते हैं उसको देख लीजिए। तो अब आइए उपयोग किसका पढ़ रहे हैं, CaO या CaOCl/Cl, ये क्या है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका क्या पढ़ रहे हैं, उपयोग। 20 बार इसका सूत्र बोलते रहिए, एकदम याद हो जाए, समझे कि नहीं, खाली ऊपर ऊपर नहीं बोलिए, दिमाग में अंदर ले जाकर के बोलिए ताकि याद हो जाए, CaOCl का होल 2 या CaOCl2, क्लियर हो गया, तो याद रखिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग। देखिए आप नली उली में देखते हैं वो छिटाते हुए उजला उजला पाउडर, इसका छिड़काव किया जाता है, काहे के लिए, तो इसका छिड़काव इसलिए किया जाता है ताकि कीट मर जाए, क्या हो जाए, कीट मर जाए, समझे कि नहीं। या हम लोग जो है जो पीने वाला पानी देखे हैं, तो पीने वाला जो पानी है उसको शुद्ध करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, शुद्ध करने के, माने हम अपने पीने लायक बनाने के लिए कीटनाशक को मारना है उसमें, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, आ गया समझ में, किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। तो सबसे पहला इसका उपयोग है, क्या उपयोग है, कीटनाशक के रूप में, किस रूप में, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में कहां, कीटनाशक के रूप में कहां, तो पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने, अगर समझ में, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में अटा लीजिएगा, पहला इसका उपयोग हो गया। कागज उगज पर या कपड़ा पर अगर रंग हो लग जाए, अगर उस रंग को विरंजित करना है, विरंजित करने का मतलब क्या बताए थे, उड़ा देना है रंग को, उसको विरंजन करना कहते हैं, तो उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है।
कागज एवं कपड़े, कागज एवं कपड़े को विरंजित करने में, विरंजित करने में। क्लियर हो गया। तीसरा इसका क्या गुण है? तो देखिए, अगर क्लोरीन गैस बनाना हो तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। भगाइए इसको, भगाइए ना, वो खड़ा हो जाता भाग जाता है। क्लोरीन गैस, कौन सी गैस? इसमें सीएल है, तक सीएल तो निकलेगा ही निकलेगा, है कि नहीं? तो क्या निकालने में? क्लोरीन एवं, है कि नहीं, क्लोरोफॉर्म, क्या बनाने में? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग होता है। समझ में आ गई बात है? तो यहां तक कितना बच्चा को समझ में आ गया? तो ये था इसका उपयोग, ये क्या था इसका उपयोग। समझ में आ गया बात है? अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ रही है बात? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? जोर से बोलिए। CaSO4, देख के बंद कीजिए। CaSO4 का होल 2 इंटू H2O होता है कि नहीं है? इसको याद रखिएगा। CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। आगे समझ में? आज दोनों में 2 से भागा दे दीजिए। दोनों में क्या कर दीजिए? 2 से भागा दे। ये कितना हो जाएगा? CaSO4 क्या हो जाएगा? CaSO4। H2O में 2 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा हाफ। तो इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, समझे कि नहीं? ये दोनों में से क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। इसको बनाया जाता है कब? जब आप जिप्सम जानिएगा तब। एक चीज आपको बगल में हम लिख देते हैं। जिप्सम का क्या सूत्र होता है? जिप्सम का सूत्र तो, हाँ बोलो 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 बोलो। यहाँ 2H2O होता है। जल का कितना अणु? 2 गो। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ जल का कै गो अणु है? 1। या ये वाला फॉर्मूला लिखेगा तो आधा। अगर 2 हो जाएगा तो जिप्सम हो जाएगा। बस जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यही फर्क है, समझे कि नहीं? CaSO4 दोनों का सूत्र है, खाली जल के अणु में अंतर होने की वजह से एक जिप्सम हो जाता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, समझे कि नहीं? जब आप CaSO4 का होल 2 और H2O पढ़िएगा तो वो हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और CaSO4 इंटू 2H2O लगा, जहां जल के अणु में 2 लग जाए CaSO4 के साथ तो जिप्सम हो जाएगा। अगर 2 अणु के अलावा हाफ रहे या नहीं लगा हुआ रहे, यानी कि 1 रहे, तो वह सीधा चला जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में सबको आ गया कि नहीं? हम जिप्सम इसलिए बनाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम की भूमिका है, समझे कि नहीं? अगर आपको जिप्सम जान रहे हैं इसके बारे में तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप समझ सकते हैं, आपका कभी कभी हाथ पैर टूटता है कि नहीं टूटता है? तो हाथ पैर टूटता है तो उजला रंग के आपको पूरा प्लास्टर किया जाता है। जिसको नहीं कहते हैं कि का होल भाई बता हाथवा टूट गया से प्लास्टर होल है, लटकेले चलो वैसे, है कि नहीं? अब तो नया टेक्निक में उसको जरूरत तो नहीं पड़ता है ज्यादा, है ना? ऐसे ही सुई साइज दे करके अब बांध देता है, गर्म कपड़ा से बांध करके कर देता है। तो अब इसे लटकेले चल रहे हैं उजला रंग के, है कि नहीं? हाथ एकरा में अंदर से वैसे में बिढ़नी घोसवा दे लाइक है अंदर में, है कि नहीं? तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लटकेले चलता है या ऐसे लटकेले चलता है, या पैरवाल टूट गया तो ऐसे लटकल है कि नहीं? टांगले है ऊपर। हॉस्पिटल में गए कभी? हड्डी वाला हॉस्पिटल में कम से कम 50-100 को मरीज मिलेगा, जे कोई ऐसे टांग उठेले है, कोई ऐसे टांग उठेले है, कोई दोनों टांग उठेले है, कोई दोनों हाथ उठेले है
है ना। और वहां लोग शौक से नहीं आता है, वही आता है जो एक्सीडेंटली होता है कि नहीं। उसमें मामूली आदमी थोड़ी आएगा, उसमें रंगदारे आदमी आता है कि नहीं। जो गाड़ी लड़ा रहा है, जो लड़ाई झगड़ा कर मार के लाठी से कपड़ फुटबॉल कर लिया, ओकरा में हाथ गोड़ टूट गया, तो वही सब पहुंच जाता है वहां पे, समझे कि नहीं। तो वो सब में जो इस्तेमाल उजरका रंग के करते हैं, तो वो क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे समझ में। तो अब इसका बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, बनाने की विधि। बनाने की विधि, देखिए बनाने की क्या विधि है उसको समझिए। आप जिप्सम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, जिप्सम। बोल इसका सूत्र बोल जल्दी से, पूरा सूत्र रोज बोल एकदम सुबह शाम उठ करके। CaSO4 × 2H2। वो सावधानी पूर्वक, ऐसे नहीं, सावधानी पूर्वक हम लिख देते हैं। ये नहीं कि जैसे तैसे, सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक के मतलब कि एकदम ओहिजे रहना है। ये नहीं कि इधर लगा दिए और मोबाइल चला रहे, नहीं, तब तो साला गड़बड़ हो जाएगा फिर, है कि नहीं। सावधानी नहीं हुआ, है कि नहीं। तो जिप्सम को सावधानी पूर्वक कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 120 डिग्री। यही देखना है सावधानी कि 120 से न कम हो न 120 से ज्यादा। चूल्हा आता है ना, जिसमें टेम्परेचर भी लिखते रहता है कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो उसमें पारा बन रहता है, उसमें कितना गर्म हुआ उसका रहेगा प्रयोगशाला में। तो उसको देखिए 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 121 भी नहीं चाहिए, 119 भी नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120 डिग्री तक। इसीलिए हम बार बोल रहे हैं कि सावधानी पूर्वक। कैसे, सावधानी पूर्वक। यहाँ लिखने का मेरा तात्पर्य यही है, समझ में आ गई बात। तो जिप्सम को सावधानी पूर्वक कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, गर्म करने पर। गर्म करने पर क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसमें सावधानी पूर्वक तो एकदम याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताओ जल्दी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताओ, दोनों सूत्र बताओ। CaSO4 का होल 2 × 2H2O H2O, या CaSO4 × ½ H2O। बल बोलते रहना है, भूखते रहना है, समझे कि नहीं। बनता है, क्या होता है, बनता है। आ गया समझ में। तो अब यहां तक समझ में आ गया कि कोई दिक्कत, तो यहां तक आ गया। तो अब आप एक बार लिखिए, आप लोग जिप्सम को ले लीजिए। जिप्सम का सूत्र बोलो, 2H2O। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कैसे गर्म करना है, सावधानी पूर्वक। बार बार बोल रहे हैं कि सावधानी पूर्वक याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। कैसे, सावधानी पूर्वक। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, आ गया समझ में। सावधानी पूर्वक कितना, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र बताओ, आ गया समझ में। ये हमारा बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो हमको जल का अणु निकल जाएगा 3। आ गया समझ में। तो यहाँ हमको 2 लगा दीजिए, बैलेंस कर दीजिएगा। हो गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। यही प्लास्टर ऑफ क्या है, पेरिस है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझे कि नहीं। ना आदमी खिंचा कहता कि मार्बल चूल्हे में चढ़वा दो, कहता यही बतिया प्लास्टर ऑफ पेरिस में कहवाता है ना। कि मार्बल ना कि गोड़वा पर चूल्हे में चढ़िए जाता हूँ एकदम, प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देता हूँ, चूना वाला नहीं। कहने का मतलब बेचारा उसको सूत्र भी नहीं याद है, तो बोलता है कि चूना चढ़ा दो। बोलना चाहता है कि ना तो रंगवा दो, इसका बंधवा दो। वो बोलना चाहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन उसको सूत्रवा उतरा नहीं पता रहता है, समझे कि नहीं। तो ये है। अब हमने को कहेंगे कि मारबो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ जाते, समझे कि नहीं। तो ये चीज है, क्लियर हो गया। तो अब इसका गुण पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिएगा, गुण। किसका गुण, अरे सूत्र बोल। और एक वाव का क्या, गुण। इसलिए हिंदी नाम ना लिखे, सूत्र में से लिख दिए, समझे कि नहीं। इसका क्या पढ़िएगा, गुण। गुण क्या है,
गुण बहुत ज्यादा इसका नहीं है, देखिए जो है सो बता दे रहे हैं इसका गुण क्या है से। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, जल। तो जल मिलाने पर अगर उसमें सिर्फ जल मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। आ गया समझ में, क्योंकि जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आ गया, तो ध्यान से समझिए। आपने क्या ले लिया, पहले पहले लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला दीजिएगा, जल। क्या मिला दीजिएगा, जल। मिलाने पर क्या बन जाता है, जल मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। समझ में आ गई बात है। तो अब बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 का होल 2 × H2O। अब गदहवनों के आ जाएगा यार, नहीं इतना बार लिखे हैं और इतना बार बुलवा रहे हैं और तैयो प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा परीक्षा में, लगा कि आज नहीं भुलाते के लिए है कि नहीं। तो आपका दिमाग इसमें क्या मिला दीजिएगा, ये जल। जैसे ही जल मिला दीजिएगा तो जिप्सम बन जाएगा, यानी कि CaSO4 2H2O बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा 3 और यहाँ क्या लग जाएगा 2। समझ में आ गई बात है। अब देखिए, अभी आप लोगों ने देखा, इसके पहले देखिए कि जब जिप्सम को आपने गर्म किया, जब आपने जिप्सम को गर्म किया तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, हो गया। और जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल मिला दिए तो जिप्सम बन गया। ये दोनों तरह से बन रहा है। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होगी, तो यह अभिक्रिया उभयगामी है। कैसा है, उभयगामी अभिक्रिया है, उभयगामी अभिक्रिया है। उभयगामी अभिक्रिया है कि मतलब क्या, ऐसा से ऐसा और ऐसा से ऐसा। आगे समझ में। तो इसका चिन्ह बल्कि ऐसे दे दीजिए, इधर से कीजिएगा तो ई बन जाएगा। ई है क्या चीज का सूत्र है, जिप्सम का, अति प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाई तो जिप्सम बन गया। और जिप्सम को तोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उभयगामी अभिक्रिया। आगे समझ में, जो दोनों साइड से हो। जैसे यहाँ से आप गए पटना पहुंच गए, और फिर पटना से गोह पहुंच गए, तो जहां से निकले वहां पहुंच गए, वहां से निकले यहां पहुंच गए। जब ये दोनों प्रक्रिया हो गई तो इसको उभयगामी कहेंगे। लेकिन यहां से गए और फिर लौटबे नहीं किए, समझे कि नहीं, तो उसको उभयगामी अभिक्रिया नहीं कहते। जैसे दूध का दही बनना उभयगामी होगा नहीं, काहे नहीं होगा, क्योंकि अब दही से दूध बनवे नहीं करेगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। आप सो करके उठ गए, फिर सो गए, फिर उठ गए, उभयगामी। सोए उठबे न किए। समझ में आ गया, आप समझ बढ़िया से, अब समझ में आ गया। अब लिख लीजिए इसका उपयोग। अब इसका क्या लिख लीजिएगा, उपयोग। समझे कि नहीं, उपयोग इसका कहते, अभी तो बताए। इसका उपयोग ज्यादातर अस्पताल में किया जाता है। अस्पताल में कहाँ किया जाता है, तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए या हड्डिया को बैठाने के लिए। समझे कि नहीं, जैसे छटक गया हड्डी तो बैठाना होगा ना, तो टूटल है तो तोड़ के जोड़, टूटा हुआ को जोड़ने के लिए, अगर छटक गया है तो उसको बैठाने के लिए इसका पट्टी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो गया। तो इसको लिखिए, कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, अस्पताल में। अस्पताल नहीं, अस्पताल, अस्पताल में पहला। कहाँ, अस्पताल में। कहाँ करते हैं इस्तेमाल, तो टूटे हुए हड्डियों को, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने या बैठाने, जोड़ने या बैठाने के लिए पट्टी
उजल का पट्टी कह देंगे उसको, पट्टी के रूप में, पट्टी के रूप में। आ गया समझ में? हो गया। अब देखिए, आप जब दशहरा उशहरा में मूर्ति बनाते हैं तो अगर खूब सुंदर मूर्ति बनाना हो, एकदम लाइट वाला चेहरा, और कुछ दिनों तक रखना हो, ज्यादा दिनों तक, माने 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक, तो आप जो है से उनका चेहरा वगैरह अगर बना दीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से, समझे कि नहीं, तो खूब चमकेंगे, लगेंगे कि साक्षात देवी माँ आ ही गई है कि नहीं? या आप कभी कभी देखते हैं घरों में जो हम लोग मूर्ति बना करके रखते हैं बहुत दिनों तक, वो किस चीज का बना हुआ रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मूर्ति वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसमें बनाने में? मूर्ति बनाने में। आ गया समझ में? बस 2 उपयोग काफी है कि नहीं है? बोलिए जोर से। अरे यही खत्म होने वाला है। 2 उपयोग काफी है कि नहीं है? अब देख लेते हैं नोट। अब नोट समझिए बढ़िया से। हम जिप्सम ज्यादा नहीं, जिप्सम आप लोग समझ गए हैं। जैसे जिप्सम में क्या है, देखिए, आपसे कोई पूछेगा जिप्सम के बारे में, तो जिप्सम जो है, तो जिप्सम में क्या है, अगर उसमें सावधानी पूर्वक नहीं, आपको सावधानी पूर्वक नहीं लेना है, समझे कि नहीं? तीव्रता से, अचानक, कैसे? अचानक, समझे कि नहीं? अचानक आप जब गर्म कीजिएगा तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। कैसे? तीव्रता से और अचानक, एक बैक, सावधानी पूर्वक नहीं, तीव्रता से अचानक अगर आप गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, तो यह बन जाएगा क्या चीज? CaSO4। क्या बन जाएगा? CaSO4। और 2H2O अलगे हो जाएगा। 2H2O क्या हो जाएगा? अलगे हो जाएगा। ऐसा करने से फिर ऐसा बन जाएगा, यह संभव नहीं। क्लियर हो गया? ऐसा अगर अचानक आप गर्म कर दिए, तीव्रता से गर्म कर दिए, पता नहीं है गर्म कर दिया, कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया पता नहीं है, तो यह टूट जाएगा 2 भाग में, जल अलगे हो जाएगा, जल इसका सूख जाएगा और बच जाएगा क्या चीज? CaSO4। फिर अगर CaSO4 में जल मिला दीजिएगा तो फिर जिप्सम बनेगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा। जिप्सम बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा क्या चीज? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या लेना पड़ेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? जल, तब जाकर के जिप्सम बनेगा। CaSO4 लेने से खाली काम चलने वाला नहीं है, जिप्सम लेना, अधिक प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो क्या यह उभयगामी अभिक्रिया है? नहीं। लिख देते हैं, यह उभयगामी अभिक्रिया नहीं है। यह उभयगामी अभिक्रिया नहीं है, मतलब दोनों साइड से अभिक्रिया इसकी नहीं होती है। समझ में आ गई बात ना? तो आप लोग यहां तक की बातों को पढ़ लिए, समझे कि नहीं? अब हम लोग लवण को जल के आधार पर 2 भाग में बांट करके देख लेते हैं। 2 भाग में भी बांटते हैं, या कह सकते हैं 3 भाग में है। प्रस्वेद लवण भी उसी में हम लोग रखते हैं, लेकिन अभी 2 भाग बोलिए ना, ठीक है? तो ध्यान से समझिए। अभी लास्ट टॉपिक है, अगर रह गया तो ठीक है, नहीं तो एक और थोड़ा सा आपका वीडियो 10 मिनट का बनेगा, और क्या है कि नहीं? तो अब देख लीजिए, लवण। लवण किस आधार पर हम बात कर रहे हैं? जल के आधार पर। किस आधार पर? जल के आधार पर। कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। जल के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। किसको? लवण को। किसको? लवण को। कौन कौन 2 भाग में बांटा गया है? देखिए, 2 भाग में बांटा गया है मतलब क्या है? जिस लवण में जल है, जिस लवण में क्या है? जल है, तो उसको बोलेंगे जल योजित लवण। उसको क्या बोलेंगे? जल योजित लवण। लवण यानी कि वह आर्द्र है। वह कैसा है? आर्द्र है, तो उसको बोलेंगे आर्द्र लवण। आर्द्र का मतलब है कि नमी है उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्द्र लवण। और जिसमें जल नहीं है, तो चूंकि आर्द्र है ये नहीं है, मतलब अनाद्र है, तो अनाद्र लवण उसको पढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे? अनाद्र लवण। तो भैया जलयोजित लवण किसे कहेंगे? तो जलयोजित लवण कहेंगे कि वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल मौजूद हो। लवण में क्या हो? मौजूद हो। उसका जो जल है, जल अरे साथे है तो रवाकरण का जल हो गया।
लवण है तो रवा के रूप में है, और जल है ये है तो रवाकरण का जल उसको पढ़ेंगे। तो यानी कि वैसा लवण जिसमें है ना रवाकरण का जल मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जलयोजित लवण या आर्द्र लवण कहेंगे। समझ में आ गई बात है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खूब बढ़िया से कहना, ध्यान समझिए। कैसे क्या बोले हम अभी? बोलिए जरा सा, क्या बोले? वैसा लवण, बोलते जाइए, वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल, रवाकरण का जल मौजूद हो, जल क्या हो? मौजूद हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे जल योजित लवण या आर्द्र लवण कहते हैं। आर्द्र लवण कहते हैं। क्लियर हो गया? आर्द्र लवण कहते हैं। और दूसरा हो गया अनार्द्र लवण। क्या हो गया? अनार्द्र लवण। समझ में आ रही है बात है? दूसरा क्या हो गया? अनार्द्र लवण। अनार्द्र लवण किसे कहेंगे? तो उसका उल्टा बोल दीजिए कि वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल मौजूद ना हो, रवाकरण का जल मौजूद ना हो, मौजूद ना हो, उसे अनार्द्र लवण कहते हैं। क्या जी? अनार्द्र लवण कहते हैं। क्लियर हो गया? अनार्द्र लवण कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल समझा जाए, चलिए समझते हैं। आप धोने वाला सोडा ले लीजिए। धोने वाला सोडा का नाम बताइए, बोलो। Na2CO3 इंटू 10H2O। यहां पर इसके साथ जल है, तो कैसा लवण हो गया? जल योजित लवण। कैसा हो गया? जल योजित लवण। समझ में आ गई बात? इसको क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। अभी हम पढ़ाए हैं जिप्सम। क्या सूत्र है? क्या ये जल योजित लवण है? बोलते चलिए, जल योजित लवण है। क्या है? इसका जल का अणु है कि नहीं है? अब देख लीजिए, CuSO4 इंटू 5H2O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 5H2O। ये क्या चीज का सूत्र है? इसको बोलते हैं हम लोग नीला कशिश, या इसी को बोलते हैं नीला थोथा, या इसको हम लोग बोलते हैं तुतिया। इसको खाइएगा नहीं, ये बोल जाइएगा जहर है। ये क्या है? जहर है। इसको गलतियों में से ये सब ना खाइएगा। कुल मिला जुला के क्या है? ये जहर है। समझे कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुतिया। सब हम बता देंगे आज। नीला कशिश, या इसी को क्या कहते हैं? नीला थोथा। जे बोलना है से बोलो। समझ में आ रही है बात? जे बोलना है सो बोलो। समझे कि नहीं? ये हो गया। ये भी जलयोजित लवण है कि नहीं है? आप ले लीजिए FeSO4 इंटू हम ले लेते हैं 7H2O। क्या ले लेते हैं? अभी कैसा हो गया? ये क्या चीज का फार्मूला है? तो ये हरा कशिश का है। किसका है? हरा कशिश का है। इसको बोलेंगे हरा कशिश या हरा थोथा, या क्या ले बोलेंगे इसको? हरा थोथा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम ले लेते हैं ZnSO4। क्या ले लेते हैं? ZnSO4। ये सब सूत्र याद होना चाहिए। इसमें भी जल का कितना अणु रहना चाहिए? 7 गो। 7H2O। अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग बताइए? इसको सफेद बोलते हैं, सफेद कशिश। सफेद कशिश या सफेद थोथा। सफेद थोथा। समझे? जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट है। इस सब के साथ जल का अणु लगा हुआ है कि नहीं? तो भैया ये सब के सब जल योजित लवण है, या इसी को बोलते हैं आर्द्र लवण है। आर्द्र लवण है। समझ में आ गई बात है? आर्द्र लवण है। कितना बच्चा को समझ में आ रहा है?
आई सब को गर्म कर दीजिए, सब को क्या कर दीजिए, गर्म, हीट कीजिए सबको। इसको गर्म कीजिएगा तो क्या बना देगा, Na2CO3, और जल क्या हो जाएगा, अलग। अब जल है साथे, नहीं है, जल साथे है। इसको गर्म कीजिएगा तो CaSO4, आई जल खत्म, CuSO4 जल खत्म, FeSO4 और जल क्या हो गया, खत्म, और ZnSO4 और जल क्या हो गया, खत्म। खत्म हो गया, अरे जल खत्म हो गया। इस सब में जल अलग हो गया कि नहीं हो गया, तो जल नहीं रहेगा, तो इस सब को बोलेंगे हम लोग अनाद्र लवण। इसको क्या बोलेंगे, अनाद्र लवण। कितना बच्चा को समझ में आ गया, मजा आया, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनाद्र लवण। और जब जल साथे है तो इसको बोलेंगे आद्र लवण। अब समझ में आया कि जल योजित लवण क्या है और अनाद्र लवण क्या है से, तो ये आएगा तो लिख दीजिएगा। एक टॉपिक और बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्वेध लवण। क्या बोलते हैं, प्रस्वेध लवण, प्रस्वेध लवण। प्रस्वेध लवण किसे कहते हैं, तो वैसा लवण जिसको जल के साथ प्रेम है। प्र के मतलब प्रेम, प्रेम के मतलब कि जुड़ा हुआ है। प्रेम का मतलब अलग होता है क्या, दो जिस्म एक जान, उसी को कहते हैं प्रेम, और उसी को कहते हैं प्रस्वेध लवण। जिसको जल के साथ क्या हो, प्रीत हो जाए। प्रीत का मतलब क्या हो जाए, लव हो जाए। आगे समझ में, कितना बच्चा को समझ में आ रहा है। चलिए सबको ये वाला बच्चा समझ करेगा। वैसा लवण, वैसा लवण जो, वैसा लवण जो जल से प्रीति करता है या प्रीत करता हो, जो जल से प्रीत करता हो, प्रीत करता हो, समझे कि नहीं, प्रीत करता हो। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात, अर्थात क्या, जल को सोख लेता है, अंदरे घुसा लेता है कि तू हमर है, थोड़ा हम बाजारों न जाए तब चाउमीन खाए, समझे कि नहीं। तो यानी कि वो एकदम सटेले है, एकदम न जो तेरा पर कोई लाइनबाजी करे लगता मत जो है ना, अभिषेकवा खड़ा हो बगल में समझ में आ रहा बात ना। तो ई लवणवा क्या करेगा, जलवा को जा ही नहीं देगा। कैसे नहीं जाने देगा, रुआ देखे हैं, खत्म होने, रुआ देखे हैं, जल कहीं है उसमें डाल दीजिए, सब कुछ सोख लेगा। प्रीत कर लिया, अर्थात जल को जो सोख ले, जल, वह जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है, वह जल को सोख लेता है। जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है। क्या करता है, उसे प्रस्वेध लवण कहते हैं, उसे प्रस्वेध लवण कहते हैं, उसे प्रस्वेध लवण कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिएगा, अनाद्र है ना, अनाद्र का मतलब एकदम सूखा हुआ, CaCl2, CaCl2 इसका उदाहरण हो गया। समझ में आ गई बात है, कितना बच्चा को समझ में आ गया। पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया, समाप्त। यानी कि अम्ल, भस्म, लवण हम लोगों ने बढ़िया से इसको क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। जिन बच्चों का छूटा हुआ है या जिनका नहीं भी छूटा हुआ है, एक बार में ही 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, पढ़ लीजिए। यकीन दिलाते हैं, एगो क्वेश्चन तो बाहर से नहीं आएगा, एगो क्वेश्चन तो बाहर से नहीं आएगा, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। 10 तो आपका मजबूत हो ही जाएगा। जितना भी इससे क्वेश्चन आएगा और बाहरी भी एग्जाम में ना, सब के सब बन जाएगा। समझ में आ गई बात है। इतना ढंग से और इतना बढ़िया से एक एक चीज को पढ़ाया गया है। मजा आया आप लोगों को। अब हम लोग अगला चैप्टर क्या है, धातु और, बहुत मजेदार चैप्टर है, समझे कि नहीं। तो अगला जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, धातु और धातु, तुरंत शुरू करेंगे। अगर इसका जैसे ही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, पूरा का पूरा फाइनल करेंगे मेरे भाई। और इसके बाद आपको से टेस्ट ले लेंगे, नहीं ना हुआ टेस्ट, टेस्ट ले लेंगे। अभी आज खत्म हो जाए, टेस्ट कैसे हो जाएगा, टेस्ट ले लेंगे, समझे कि नहीं। अब सोचिए ना, अब का हम जान निकाल के दे दे, जनवा तो निकालिए दिए हैं, है कि नहीं।
तो बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से लिखिए। सबसे दमदार पढ़ाने का वादा किए हैं, पढ़ाएंगे भी, सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे, पूरे बिहार में सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे। अहिजे नहीं, पूरे बिहार भर की हम बात कर रहे हैं, सबसे बढ़िया पढ़ाएंगे। समझ में आई बात? अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।